नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मादा युग्मकोद्भिद संरचना और परिवर्धन किस प्रकार होता है। आज हम उसी का टॉपिक गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में मेगा स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजिनेसिस। अब जानते हैं गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु का इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। तो क्या गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हो गई? गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब जानते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्या होती हैं। हमने जाना था लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु जो मातृकोशिकाएं होती हैं उनसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ है गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ था? परागकोश की भित्ति पर जो एपिडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं उन पर प्रप्सु कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनसे लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं का निर्माण हुआ था। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से का निर्माण किससे होगा? जो बीजांड होता है, जैसे ये बीजांड है, इसमें भ्रूणकोश है ये, और यहाँ पर ये बीजांड काय, मृदूत की कोशिकाओं से बना बीजांड काय। इस बीजांड काय में हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइपोडर्मल, इस पर क्या पाई जाती हैं? भित्ति पर एपिडर्मल। ये पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बड़े आकार की होती हैं और सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं। इन्हें प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। प्रप्सु कोशिकाएं, ये प्रप्सु कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। एक भित्तीय कोशिका और दूसरा बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका। लघु बीजाणु जनन में क्या था? इसमें भी प्रप्सु कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रप्सु कोशिकाएं विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। लघु बीजाणुओं में क्या होता है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है वो प्रागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, दो सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं, उन्हें प्रप्सु कोशिकाएं कहते हैं। प्रप्सु कोशिकाएं दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, भित्तीय कोशिका और बीजाणु जन कोशिका। जो भित्तीय कोशिका होती है वो बीजांड की भित्ति बनाती है, और जो बीजाणु जन कोशिका होती है वो गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं का निर्माण करती है। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्या हो गई? प्रप्सु कोशिकाओं से जो विभाजित होकर बीजाणु जन कोशिका होती हैं उनसे निर्मित होती हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका, और गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जो लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है इससे निर्मित होती है लघु बीजाणु मातृकोशिका, इससे निर्मित होती है। और लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या होती है? वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये भी 2n प्रकार की होती है। ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में।
लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार जो है अगुणित कोशिकाओं का, अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो भी द्विगुणित होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 अगुणित क्या बनाती है, सॉरी गलत, इसमें बीजाणुजन कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो होती है वो 2n प्रकार की होती है और इससे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। और इसमें लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, जैसे ये लघु बीजाणु का चल रहा है और ये गुरु बीजाणु जनन का चल रहा है। इसमें जो 4 अगुणित बीजाणु होते हैं वो आपस में जोड़े होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं और वो अलग अलग होकर परागकण का निर्माण करते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, वो 4 अगुणित के गुरु बीजाणु बनाती हैं जो बीजांड में इस प्रकार स्थित होते हैं, 4 जुड़े हुए होते हैं चतुष्क के रूप में। ये निभाग हो गया, ये बीजांड द्वार हो गया। इसमें जो बीजांड द्वार की तरफ से 3 कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं, अपभ्रष्ट हो जाती हैं और एक निभागी कोशिका, एक निभागी गुरु बीजांड बनता है। और ये जो चौथा निभाग की तरफ गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय अवस्था में होता है और ये तीनों अपभ्रष्ट हो जाते हैं। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, जैसे ये बीजांड हो गया निभाग और ये बीजांड द्वार, इसमें निभाग की तरफ एक गुरु बीजाणु बसता है जो वृद्धि करके किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ये गुरु बीजाणु हो गया, गुरु बीजाणु है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है, भ्रूणकोश। ये गुरु बीजाणु जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। भ्रूणकोश क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद। इसलिए हम जो सक्रिय गुरु बीजाणु, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है और 3 अपभ्रष्ट हो गए। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उसे हम क्या कह सकते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कह सकते हैं। जैसे हमने लघु बीजाणु जन कोशिका में किसको कहा था, पराग कणों को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा था, उसी प्रकार हम सक्रिय गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, भ्रूणकोश मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि सक्रिय गुरु बीजाणु आगे प्रवर्धित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, भ्रूणकोश मातृ कोशिका। ये जो गुरु बीजाणु होता है वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है। जो भ्रूणकोश होता है, परिपक्व भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश, भ्रूणकोश 7 केंद्र की, 7 कोशिकीय, 8 केंद्र की, केंद्रीय प्रकार का होता है। अब जानते हैं गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु की संरचना कि वो किस प्रकार 7 भ्रूणकोश का निर्माण करता है, जो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय होता है। जो गुरु बीजाणु होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु, ये इसकी संरचना यहाँ पर बड़े संरचना में देख रहे हैं। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है ये पोषक पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता है। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बड़ा हो गया, इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा ये जो है
4 गुरु बीजाणु में निर्मित हो जाता है। ये क्या है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृकोशिका किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका बड़ी हो जाती है और 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। गुरु बीजाणु। अब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा तो इनमें से 3 तो अपभ्रष्ट हो जाएंगे और 1 बचेगा, सक्रिय गुरु बीजाणु। इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होकर 8 केंद्रकों का निर्माण करेगा। ये जो केंद्रक है वो 3 बार मुक्त केंद्र की समसूत्री विभाजन करेगा। जैसे पहले मुक्त सूत्री विभाजन में एक केंद्रक से 2 का निर्माण होगा, दूसरे में 2 से 4 का और तीसरे में 4 से 8 का। जैसे पहला मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन देखें, प्रथम मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन, इसमें जो है वो गुरु बीजाणु के केंद्रक 2 हो जाते हैं। जो दूसरा इसमें 2 केंद्रकों से 4 का निर्माण हो जाता है, 4 का। ये जो है अपने विपरीत ध्रुवों में, एक से जैसे 2 का हुआ तो अलग अलग ध्रुवों में स्थित हो गए और इनसे 2 से 4 बन गए। और तीसरा मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन द्वारा 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो अब जो 60 केंद्र के होते हैं एक कोशिका में स्थित होते हैं। अब इनसे जो है एक ये निभाग हो गया ऊपर, ये बीजांड द्वार हो गया। तो निभाग और बीजांड द्वार से एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। वो जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और उन्हें संलीन केंद्रक भी कहते हैं। अभी हमने जाना था कि वो 3 बार मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रों का निर्माण होता है, जिसमें 4 निभाग की तरफ होते हैं और 4 बीजांड द्वार की तरफ स्थित होते हैं। अब जो है इनसे जाना था कि अभी निभाग की तरफ से जो एक केंद्रक होता है और बीजांड द्वार से की तरफ से एक केंद्रक होता है, वो आपस में मिल जाते हैं बीच में आकर। जैसे ये निभाग हो गया, ये बीजांड द्वार हो गया। इसमें ये 3 कोशिकाएं हो गई और इसमें ये 3 कोशिकाएं हो गई। इनसे एक कोशिका केंद्रक है कोशिका नहीं, इनसे एक केंद्रक निकलकर यहाँ पर पहुंच गया और इनसे एक केंद्रक निकलकर यहाँ पर पहुंच गया। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और द्वितीय केंद्रक, जैसे ये सभी केंद्रक जो है वो अगुणित थे, n प्रकार के थे, और जो आपस में जुड़ जाते हैं n+n द्विगुणित हो जाता है, इसलिए इसे द्वितीय केंद्रक या फिर संलीन केंद्रक भी कहते हैं। संलीन केंद्र। तो इस प्रकार जो है वो एक केंद्रक एक निभाग की तरफ से एक बीजांड द्वार की तरफ से केंद्र में आ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। अब जो ये 8 केंद्रक होते हैं, इनमें से 2 तो बीच में जुड़ गए, ये ऊपर निभाग की तरफ ये 3 हो गए और ये बीजांड द्वार की तरफ हो गए। इनमें है कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है, जैसे ये अलग से अपनी कोशिका निर्मित कर लेते हैं, ये निभाग की तरफ, ये बीजांड द्वार की तरफ। जो बीजांड द्वार की तरफ ये 3 कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इनके समूह को अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय। इनमें जो बीजांड द्वार की तरफ जो 2 स्थित होते हैं, इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका या सहाय कोशिका। और ये ऊपर वाली कोशिका, इनसे ऊपर अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका। और जो निभाग की तरफ होते हैं 3 कोशिका, इन्हें एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो 2 आपस में केंद्रक जुड़े होते हैं, इन्हें द्वितीयक केंद्रक, और ये बीच की कोशिका होती है, इसे केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। केंद्रकीय कोशिका।
इस प्रकार हम देखें तो जो एक भ्रूणकोश होता है, परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती है, जैसे 1 कोशिका, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पूरी एक 7। और इसमें केंद्रक कितने होते हैं? 3 बीजांड द्वार की तरफ, 3 निभाग की तरफ, 6 और 2 8। तो इस प्रकार इनमें कोशिका कितनी हो गई? 7 हो गई और केंद्रक कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार एक परिपक्व भ्रूणकोश को हम क्या कह सकते हैं? 7 केंद्र की न 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की, 8 केंद्र की कहते हैं। ये जो होता है वो आवर्त बीजों में होता है। तो आवर्त बीजों के इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कह सकते हैं हम? भ्रूणकोश के परिवर्धन को क्या कहते हैं? एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन। तो हमने क्या पढ़ा? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? गुरु बीजाणु जनन। इसे मेगास्पोरोजिनेसिस भी कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इनमें जो बीजांड काय होता है उसमें हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं। इन्हें प्रप्सु कोशिकाएं कहा जाता है। प्रप्सु कोशिकाएं विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, भित्तीय कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो गुरु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है, जो द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, गुरु बीजाणु मातृकोशिका गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये जो क्रिया होती है गुरु बीजाणु मातृकोशिकाओं से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ये जो गुरु बीजाणु होते हैं वो अगुणित प्रकार के होते हैं। जैसे ये बीजांड हो गया, इसमें ये बीजांड द्वार हो गया यहाँ, और इसके आधारी भाग पर निभाग हो गया। इसमें जो है 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है अगुणित प्रकार के। इनमें जो बीजांड द्वार की तरफ 3 स्थित होती हैं वो तो अपभ्रष्ट हो जाती हैं और एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या भ्रूणकोश मातृकोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये भ्रूणकोश क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद। एक परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था में होता है। जैसे ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका हो गई, ये आकार में बड़ी हो जाती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं बीजांड द्वार की तरफ और एक बचता है निभाग की तरफ। इसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ये सक्रिय गुरु बीजाणु 3 बार मुक्त केंद्र की सूत्री विभाजन करता है और 8 केंद्रों का निर्माण करता है। जैसे प्रथम में 2 का निर्माण करेगा, ये अपने विपरीत अलग अलग ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं। दूसरे में 2 से 4 और तीसरे में 4 से 8। ये निभाग की तरफ 4 और 4 बीजांड द्वार की तरफ। ये जो 4 निभाग की तरफ होते हैं और 4 बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। ये इनसे एक निभाग से केंद्रक और एक बीजांड द्वार से केंद्रक बीच में आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं। इन्हें द्वितीय केंद्रक या संलीन केंद्रक होते हैं। ये जो होता है केंद्रक वो द्विगुणित हो जाता है और इसमें जो है केंद्रकों में, इस कोशिका में जो अलग अलग केंद्रक होते हैं वो कोशिका भित्ति द्वारा पृथक कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। इनमें जो 3 बीजांड द्वार की तरफ होते हैं उन्हें अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। अंड समुच्चय या अंड उपकरण। जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं 2, उन्हें सहायक कोशिका या सहायक कोशिका कहते हैं और इनसे ऊपर एक होती है वो उसे अंड कोशिका कहते हैं। जबकि निभाग की तरफ जो 3 होती हैं उन्हें एंटीपोडाल कोशिकाएं कहा जाता है और जो बीच में बड़ी कोशिका होती है उसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार इसमें कोशिकाओं की संरचना 7 होती है और केंद्रकों की संरचना 8 होती है। तो इसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय कहते हैं, अवस्था कहते हैं।